Welcome back, dear students. Today we are going to do a second part of the same chapter, chapter number 13. Why do we fall ill? In the previous part, we studied about that why do we need to study about our health, कि हमें अपनी हेल्थ के बारे में पता होना इतनी डीप स्टडी की ज़रूरत क्यों है। हमने ये भी पढ़ा था कि हेल्थ के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हमारी हेल्थ को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, राइट। देन वी स्टडीड अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, यानी कि हेल्दी होने में और डिजीज़ फ्री होने में क्या फ़र्क है। नाउ लेट्स टर्न टू पेज नंबर 178 and today we are going to start with the topic disease and its cause. अब सबसे पहले लेट्स रीड इट। व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक, यानी कि कोई भी डिजीज़ जो है वो कैसे पता लगता है कि ये डिजीज़ है। लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीजेस। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ अ डिजीज़। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई डिजीज़ है भी या नहीं। इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी। हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। There are many tissues in the body as we have seen in chapter number 6. These tissues make up physiological systems or organ systems that carry out body functions. अब हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं जो कि कंबाइन करके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, और यही टिश्यूज़ कंबाइन होके ऑर्गन एंड देन सब्सिक्वेंटली दे मेक देयर ऑर्गन सिस्टम्स। इन ऑर्गन सिस्टम्स का हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स हैज़ स्पेसिफिक ऑर्गन्स एज इट्स पार्ट्स एंड इट हैज़ पर्टिकुलर फंक्शंस, यानी कि हर ऑर्गन सिस्टम कुछ पर्टिकुलर टाइप के पार्ट्स से बना होता है और उन पार्ट्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें मेन पार्ट्स क्या हैं, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। और डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है कि जो हम फूड ले रहे हैं, अब वो फूड कहाँ से आ रहा है, इट इज़ एक्चुअली आउटसाइड आवर बॉडी एंड वी आर टेकिंग इट इन। उस फूड को डाइजेस्ट करने का काम किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स holds the body parts together and help the body move. मस्कुलोस्केलेटल दो वर्ड से बना हुआ है। मस्कुलो का मतलब क्या है, मसल्स, और स्केलेटल का मतलब ऑफ कोर्स स्केलेटन सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि किसके कॉम्बिनेशन से बना है, बोन्स एंड मसल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इसका काम क्या है, दे वर्क टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, टू होल्ड द बॉडी पार्ट्स टुगेदर एंड हेल्प द बॉडी मूव। बॉडी पार्ट्स को एक जगह एक साथ इकट्ठे होकर खड़े रहने में, ठीक है, टू वर्क एज अ सिस्टम, एंड सेकेंड थिंग इज टू हेल्प द बॉडी टू मूव। When there is a disease, either the functioning of one or more system of the body will change for the worse. अब अगर कोई डिजीज़ है आपकी बॉडी में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि या तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को बनाने वाला, जैसे फॉर एग्जांपल हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, तो अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ है तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने वाला या तो स्टमक में प्रॉब्लम होगी या इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर स्टमक और इंटेस्टाइन में दोनों में ही प्रॉब्लम हो जाएंगी। सो व्हाट इज इट सेइंग हियर, व्हेन देयर इज अ डिजीज, either the functioning of one or more systems of the body will change for worse, यानी कि ये जो चेंज होगा ये नेगेटिव चेंज होगा, ये कोई पॉजिटिव चेंज नहीं होगा। These changes give rise to symptoms and signs of diseases. अब देखिए बेटा, दो वर्ड्स हैं,
One is symptoms and the other word is signs. अब ये जो चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, ये आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स और कुछ साइंस को लेके आएंगे. और ये सिम्टम्स और साइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगे? दैट देयर इज सम काइंड ऑफ डिजीज. नाउ लेट्स सी व्हाट आर सिम्टम्स. सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग. यानी कि अगर कभी हमारी बॉडी में हमें चीज़ें नॉर्मल हैं तो हम नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ भी चेंज ऐसा लगे जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हमें अपनी डेली रूटीन को फॉलो करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या है? दैट विल बी कॉल्ड अ सिम्टम. So we have a headache, we have cough, we have loose motions, we have a wound with pus. These are all symptoms. यानी कि अगर हमें किसी भी तरीके की हेडेक है, हमें कफ फील हो रहा है, हमारी बॉडी में लूज मोशंस हो रहे हैं, या फिर हमारे को कोई ऐसी चोट लगी हुई है जिसमें कि पस भर गई है. वुंड का मतलब क्या होता है? चोट, जख्म. These are all symptoms. ये सब क्या है? These are symptoms. These indicate that there may be a disease, but they don't indicate what the disease is. यानी ये सारे सिम्टम्स ये तो हमें बताएंगे कि वहाँ पे किसी टाइप की डिजीज़ है हमारी बॉडी में, लेकिन वो कौन सी डिजीज़ है ये हमें इससे नहीं पता चल सकता. फॉर एग्जाम्पल, अ हेडेक मे मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, or very rarely it may mean meningitis or any one of a dozen different diseases. यानी कि क्या है, आम तौर पे भी हमें सिर दर्द होता रहता है. हेडेक एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. अब हेडेक का मतलब ये भी हो सकता है कि आपका अगले दिन एग्ज़ाम है या कोई टेस्ट है और आपको उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस हो रहा है और इसलिए आपका सिर दर्द होने लग गया. और दूसरी ही तरफ ऐसे कुछ टिपिकल केसेस हो सकते हैं जिसमें हेडेक का मतलब क्या होता है? मेनिंजाइटिस, यानी कि जिसको आप कॉमन भाषा में ब्रेन ट्यूमर कहते हो, उसको अगर वो भी है तो तब भी हेडेक होगा. ठीक है. और इसके अलावा और भी कई हजार कारण हो सकते हैं कि आपको हेडेक क्यों हो रहा है. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज साइंस. साइंस ऑफ डिजीज आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर एन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स. अब क्या करेगा फिजिशियन, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपके सिम्टम्स के बेसिस पे साइंस को ढूंढेगा. साइंस विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज. उन सारे सिम्टम्स का ध्यान रखते हुए जिन साइंस को वो ढूंढेगा, उन साइंस की हेल्प से हमें कुछ और डिटेल मिल सकती है कि आपको किस टाइप की डिजीज हो सकती है. लेकिन इसकी कंफर्मेशन कैसी होगी कि यही पर्टिकुलर डिजीज है? उसके लिए वो फिजिशियन को क्या करना पड़ेगा? किसी भी टाइप का लैब टेस्ट करना पड़ेगा. अब वो लैब टेस्ट क्या हो सकता है? दैट लैब टेस्ट कुड बी अ ब्लड टेस्ट, इट कुड बी अ यूरिन टेस्ट, इट कुड बी अ स्टूल टेस्ट. सो इस टाइप का कोई भी ऐसा टेस्ट हो जिसमें आपकी बॉडी का फ्लूइड इन्वॉल्व हो, उससे पता लग सकता है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप की डिजीज हुई है. Now let's move further to topic number 13.2.2. Name of the topic is acute and chronic diseases. Acute जहाँ word आ जाता है बेटा, वहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, that means something very intense and for small time. यानी कि कुछ एकदम से बहुत ज़्यादा हुआ लेकिन बहुत कम समय के लिए हुआ. और दूसरी तरफ क्या है? क्रॉनिक. क्रॉनिक का मतलब होता है लंबी बीमारी, यानी कि कोई एक ऐसी बीमारी जो लगातार बहुत सालों साल चलती आ रही है और कई केसेस में तो ये लाइफ टाइम रहती है. नाउ लेट्स रीड इट. द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. सम डिजीजेस लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज आर कॉल्ड एक्यूट डिजीजेस. यानी कि ऐसी डिजीजेस जो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं उनको क्या कहते हैं? एक्यूट डिजीजेस. वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली अ फ्यू डेज. अदर एलिमेंट्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम. यही मैंने आपको भी बताया
कि कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चलती हैं या फिर कभी कभी पूरी लाइफ टाइम के लिए चलती हैं, और ऐसी डिजीजेस को क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीजेस. नाउ फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज वी कैन से दैट एलिफेंटासिस. ठीक है, एलिफेंटासिस में क्या होता है? एक बार इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ? आपका जो लोअर लिम्ब है, ईदर वन और बोथ ऑफ देम, वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं और फिर वो स्वेलिंग कभी भी जाती नहीं है. यू कैन नॉट क्योर दैट थिंग. नाउ नेक्स्ट इज, एक यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी हुई है. इस एक्टिविटी में ये कहा गया है कि आप अपने आस पड़ोस में देखो कि आपके आस पड़ोस में कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भी टाइप की एक्यूट प्रॉब्लम से या डिजीज से इन्फेक्टेड है, या फिर, और ये आप किस टाइम पीरियड में नोट करोगे? 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में नोट करोगे. और सेकेंड चीज़ आपने ये देखनी है, इसी 3 महीने के टाइम पीरियड में कितने ऐसे लोग हैं जिनको पहले कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं थी बट क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई. और तीसरी चीज़ आपने क्या नोट करनी है कि टोटल नंबर आपकी नेबरहुड में कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भी टाइप की क्रॉनिक एलिमेंट से जूझ रहे हैं. नाउ लेट्स सी फर्दर क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ. अब क्रॉनिक डिजीजेस की वजह से क्या हमारी हेल्थ पे वर्स कंडीशंस आ सकती हैं? क्या हमारी हेल्थ जो है डिटोरिएट हो सकती है? सो लेट्स सी. Acute and chronic diseases have different effects on our body. Acute और chronic दोनों की अलग अलग effects होते हैं हमारी body पे. Any disease that causes poor functioning of some parts of the body will affect our health. यानी कि कोई भी ऐसी डिजीज़ जो कि हमारी बॉडी पार्ट्स की पुअर फंक्शनिंग को कर रही है, हमारी बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग को धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, वो क्या करेगी? वो हमारी हेल्थ को भी ओवरऑल इफेक्ट करेगी. दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी. अब हमारी हेल्थ पे इफेक्ट क्यों आ रहा है? कुछ, अब हम कह सकते हैं हमारी इतनी बड़ी बॉडी है और कुछ बॉडी पार्ट्स अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं भी कर रहे हैं तो उसका ओवरऑल इफेक्ट क्यों आ रहा है हमारी बॉडी पे? क्योंकि बेटा हमारी बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए इन सारे ही बॉडी पार्ट्स का प्रॉपर फंक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. लेट्स मूव फर्दर. बट एन एक्यूट डिजीज विच इज़ ओवर वेरी सून will not have time to cause major effects on general health while a chronic disease will do so. ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ अगर थोड़े से समय के लिए आती है तो वो अपना कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाती, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ अगर वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ रह रही है तो डेफिनेटली वो अपना आफ्टर इफेक्ट्स ज़रूर छोड़ेगी. और यही आफ्टर इफेक्ट्स क्या है? दे आर हैविंग योर हेल्थ इश्यूज. एज एन एग्जाम्पल, थिंक अबाउट अ कफ एंड कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम. यानी कि अक्सर हमें कफ एंड कोल्ड होता ही रहता है. मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक और सो, एंड देयर आर नो लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ. हम क्या होते हैं, इस कफ और कोल्ड से एक हफ्ते तक, इसकी ज़्यादा नहीं खिंचता, हफ्ते 10 दिन में हम ठीक हो जाते हैं और उसके बाद हमारी हेल्थ पे कुछ ऐसा कोई आफ्टर इफेक्ट्स भी नहीं दिखते हैं. बट if we get infected with a chronic disease such as a tuberculosis of lungs, when being ill over the years does make us lose weight and feel tired all the time. लेकिन अगर on the other hand अगर हमें chronic disease जैसे कि tuberculosis हो गई तो उसकी वजह से क्या होता है? हम साल दर साल वीक होते जाते हैं और हम हमेशा ही टायर्ड फील करते हैं, फटीग्ड फील करते हैं. We may not go to school for a few days if we have an acute disease, but a chronic disease will make it difficult for us to follow what is being taught in the school and reduce our ability to learn. That is another effect. क्या हो रहा है? अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हुई है, आप थोड़े दिन की छुट्टी लोगे और वापस स्कूल में आ जाओगे.
लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो बहुत लंबे समय से है तो डेफिनेटली आप उतने ही लंबे समय से यू विल बी डिसकंटिन्यूइंग योर स्टडीज़, ठीक है, और आपकी लर्निंग एबिलिटी पे भी इसका इफेक्ट आ जाएगा। Chronic disease therefore have very drastic long-term effects on people's health as compared to acute diseases. Now let's move further to the next section which says as causes of disease. हमने ये तो पढ़ लिया बेटा कि डिजीज़ क्या होती हैं, हमने ये भी पढ़ लिया कि डिजीज़ किस किस टाइप की होती हैं, ठीक है, यानी कि क्रॉनिक है या एक्यूट है। हमने ये भी पढ़ लिया इन डिजीज़ का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। अब ये पढ़ना ज़रूरी है कि ये डिजीज़ेज होती क्यों है, व्हाट इज़ द कॉज, व्हाट कॉजेज डिजीज़। When we think about causes of disease, we must remember that there are many levels of such causes. यानी कि किसी भी डिजीज़ का कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं है, उसमें कई लेवल्स इन्वॉल्व हैं। Let us look at an example. If there is a baby suffering from loose motions, we can say that the cause of the loose motion is probably an infection. अगर कोई एक बेबी है जिसको लूज मोशन हो गए हैं तो हम क्या कहेंगे कि इस बेबी को लूज मोशन किस वजह से हुए हैं, कुछ इन्फेक्शन हो गया है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम। सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि ये इन्फेक्शन कहाँ से आया। चलो उसमें भी हमने ये मान लिया कि ये इन्फेक्शन जो ड्रिंकिंग वाटर था वो अनफिट था, उसकी वजह से हुआ। But many babies must have had this unclean drinking water. So why is it that one baby developed loose motions when the other babies did not? अब ये भी हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर एरिया में कई सारे ऐसे बेबीज होंगे जिन्होंने वही पर्टिकुलर टाइप का अनफिट वाटर पिया होगा, लेकिन सबको तो इन्फेक्शन नहीं हुआ, इसी एक बेबी को इन्फेक्शन क्यों हुआ। अब देखते हैं रीज़न क्या हो सकता है। वन रीज़न माइट बी दैट द बेबी इज नॉट हेल्दी, यानी कि बेबी हेल्दी नहीं है। एज अ रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क। अब जो चीज़ ऑलरेडी हेल्दी नहीं है वो अगर किसी डिजीज या इन्फेक्शियस एजेंट के संपर्क में आ जाती है, कांटेक्ट में आ जाती है, तो ऑब्वियसली वो जल्दी से इफेक्ट होगी उस पे ऊपर। वेयर एज हेल्दियर बेबीज वुड नॉट। Why is the baby not healthy? Now next question arises कि अब ये बेबी हेल्दी क्यों नहीं है। हमने ये तो मान लिया इन्फेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि बेबी हेल्दी नहीं है, लेकिन हेल्दी क्यों नहीं है बेबी। अब इसका आंसर क्या हो सकता है। Perhaps because it is not well nourished and does not get enough food, यानी कि उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, इस वजह से उसकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है। सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम्स अ सेकेंड कॉज ऑफ द डिजीज। फर्स्ट कॉज था इन्फेक्शन हो गया होगा, ठीक है, नेक्स्ट कॉज आया क्या कि बेबी हेल्दी नहीं है, और अब एक और कॉज क्या आ गया कि लैक ऑफ नरिशमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई इज द बेबी नॉट वेल नरिश्ड, यानी कि इस बेबी को नरिशमेंट की कमी क्यों हुई। Perhaps because it is from a household which is poor, यानी कि एक ऐसे हाउसहोल्ड से है जो कि फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं है। It is also possible that the baby has some genetic differences that makes it more likely to suffer from loose motions when exposed to a pathogen. एक रीज़न और हो सकता है कि इस बेबी के पास कुछ ऐसे जेनेटिक डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से जब ये पैथोजन के कांटेक्ट में आया बेबी तो उसको एकदम से इन्फेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है बेटा कि विदाउट पैथोजन द जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशंस, कि यानी कि अगर बच्चे को जेनेटिक डिफरेंसेस भी हैं और नरिशमेंट भी प्रॉपर नहीं मिल रहा, उस केस में क्या है, लूज मोशंस कब तक नहीं होंगे, जब तक वो पर्टिकुलर बेबी विल नॉट बी एक्सपोज टू पैथोजन, यानी कि जब तक वो उस इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में नहीं आता तब तक उस पर लूज मोशंस वाला इफेक्ट नहीं आएगा। बट दे डू नॉट बिकम contributory cause of the disease.
लेकिन क्या है, जेनेटिक डिफरेंसेस और पुअर नरिशमेंट एग्जैक्ट कॉज तो नहीं है, बट दे आर कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, यानी कि अपना योगदान दे रहे हैं इस डिजीज को अकर होने में. वाई वॉज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि वहां पे उस लोकेलिटी में प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, अनफिट वाटर क्यों था, प्रॉपर वाटर क्यों नहीं था. Perhaps because the public services are poor where the baby's family lives. यानी कि वहाँ पे जो public services हैं, cleaning facilities हैं, वो इतनी अच्छी नहीं है. So poverty or lack of public services become the third cause of baby's disease. It will now be obvious that all diseases will have immediate cause and contributory cause. Also, most diseases will have many causes rather than one single cause. यानी कि आपने यहाँ दो तरीके देखे, देखो दो वर्ड्स हैं, इमीडिएट कॉज और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज. इमीडिएट कॉज क्या हुआ, यानी कि चाहे कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है या नहीं है, इमीडिएट कॉज ही मेन रीजन होता है उस पर्टिकुलर डिजीज की फॉर्मेशन का. और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज क्या करते हैं, इस इमीडिएट कॉज को सपोर्ट करते हैं ताकि वो डिजीज अकर हो. नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज. यानी कि अभी तक हमने पढ़े इमीडिएट कॉजेज, यानी कि जो एक पर्टिकुलर फैक्टर इन्वॉल्व है, और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज यानी कि जो उस फैक्टर को प्रमोट कर रहे हैं. अब हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज. As we have seen, it is important to keep public health and community health factors in mind when we think about causes of disease. We can take that approach a little further. क्या है कि public health और community health factors आप अब अपने दिमाग में रखेंगे, यानी कि जैसे कि साफ सफाई रखना, कहीं भी इधर उधर अपना जो आप कह सकते हो कि डस्टबिन को डंप नहीं करना है, गार्बेज को डंप नहीं करना है, प्रॉपर डिकम्पोजिशन होनी चाहिए ऑर्गेनिक वेस्ट की. ये जो चीज़ें पब्लिक हेल्थ में बार बार कही जाती हैं, इन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है. वी कैन टेक दिस अप्रोच अ लिटिल फर्दर. इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ द इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज एज बिलोंगिंग टू two distinct types. One group of causes is the infectious agents, mostly microbes or microorganisms. Diseases where microbes are immediate cause are called infectious diseases. यानी कि बेटा क्या हो रहा है कि सबसे पहले अगर जब हम बात करते हैं इमीडिएट कॉज, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो कि उस डिजीज को 100% अगर करवाएगा ही करवाएगा, उस केस में क्या है, यहाँ पे हम टू डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं. एक ग्रुप तो ऐसा है जो कि क्या बना रहा है, इन्फेक्शियस एजेंट. अब ये इन्फेक्शियस एजेंट क्या हो सकता है, ये कोई माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है. सो डिजीजेस वेयर माइक्रोब्स और इमीडिएट कॉज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस. यानी कि ऐसी डिजीजेस जिनमें कि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं या कोई इमीडिएट कॉज आ रहा है, उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कह सकते हैं. नेक्स्ट इज दिस इज बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिजीजेस दे कॉज विल स्प्रेड विद देम. ऐसा क्यों है कि इन माइक्रोब्स को हम इमीडिएट कॉज कह रहे हैं, बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, ये कम्युनिटी में स्प्रेड करेंगे, और जैसे जैसे ये स्प्रेड करेंगे इनके साथ साथ वो पर्टिकुलर डिजीज भी स्प्रेड अराउंड होगी. नाउ देयर इज अ लिटिल बॉक्स हियर दैट सेज थिंग्स टू पॉन्डर. पॉन्डर मतलब जिनके ऊपर आपको बहुत विचार करना जरूरी है. डू ऑल डिजीजेस स्प्रेड टू पीपल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन. यानी कि क्या सारी ही डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन के हों और उसके कांटेक्ट में आने वाला दूसरा पर्सन उसको वो सारी की सारी डिजीजेस हो जाएं. व्हाट आर द डिजीजेस दैट आर नॉट स्प्रेडिंग. हो सकता है उनमें से कुछ डिजीजेस ऐसी हों जो हम उस कांटेक्ट पर्सन के कांटेक्ट में आए और वो हमें ना हो. ऐसी डिजीजेस को क्या कहते हैं जो फैल ही नहीं रही हैं.
How would a person develop those diseases that don't spread by contact with a sick person? अब हम अक्सर कहते हैं अगर आप किसी बीमार इंसान के पास जाओगे, स्पेशली जैसे आप कफ एंड कोल्ड की बात कर रहे हैं और आजकल कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, तो यही होता है अगर आप किसी कॉन्टैक्ट पर्सन के कॉन्टैक्ट में आएंगे देन यू विल कॉज द डिजीज। लेकिन ऐसे ही अगर हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल हेडेक एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी डिजीज़ है या बॉडी कंडीशन है कि अगर आप किसी को हेडेक हो रहा है उसके पास जाके बैठोगे तो ऐसा तो नहीं होता कि आपको भी हेडेक होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अब जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास हेडेक जा नहीं रहा बट एक्चुअली वो हेडेक हो क्यों रहा है, सो थर्ड क्वेश्चन ये है। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो डिजीजेस दैट आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स। अब इसको फर्दर पढ़ने से पहले लेट मी कंप्लीट दिस। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए। दीज आर द नेचुरल क्वेश्चंस, वी विल टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। लेट्स सी फर्दर कि पहले हमने पढ़ लिए इमीडिएट कॉज यानी कि इन्फेक्शियस एजेंट्स। अब सेकेंड है देयर आर ऑल्सो डिजीजेज दैट आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स, यानी कि कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जो कि हमें इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से नहीं होती हैं। देयर कॉजेज वेरी बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉजेज। इनके कॉजेज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन क्या है, एक्सटर्नल कॉज नहीं है। जैसे कि इन्फेक्शियस एजेंट के कॉज केस में क्या था, जो कॉज है वो एक्सटर्नल है, ये आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, ये बाहर से आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स के या जहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट्स इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे भी कॉज क्या होता है, वहाँ पे कॉज एक्चुअली एक्सटर्नल नहीं होता, कोई आपकी बॉडी के इंटरनल ही कॉजेज होते हैं। लाइक माइक्रोब्स दैट कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी, instead these are mostly internal non-infectious causes. अब इसका एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम कैंसर्स आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, यानी कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है बेटा जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे बिल्कुल कांटेक्ट से नहीं जाती है। लेकिन ये क्यों होती है, ज़्यादातर ये होती है कोई ना कोई आपके जीन्स में, आपके डीएनए में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उसकी वजह से। हाई ब्लड प्रेशर कैन बी कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि क्यों हो रही है, अब कुछ बाहर से तो नहीं आया ना जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया, ठीक है। क्या हुआ, आपका या तो वेट बहुत ज़्यादा है या फिर आप बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर दूसरी चीज़ एक होती है, ये एक हेरिडिटरी भी होती है कि अगर अक्सर होता है कि बीपी की बीमारी, हाई बीपी की प्रॉब्लम, जैसे परिवार में कई लोगों को हाई बीपी होता है तो ये एक जेनेटिक कॉज भी होता है कि वो आपकी फैमिली लाइन में ही इन्वॉल्व है। अब एक क्वेश्चन यहाँ और आ रहा होगा, जैसे अभी मैंने कहा कि कुछ बाहर से नहीं आ रहा है जिसकी वजह से आपकी बीपी बढ़ गया, तो अब आपके दिल में आ रहा होगा कि फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि जिनका बीपी बढ़ा होता है उनको बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नमक मसाले नहीं खाने चाहिए, बहुत फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, इससे बीपी बढ़ जाएगा। क्योंकि बेटा ये क्या है, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है, यानी कि असलियत में हाई बीपी का कॉज ये है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, या आप फिजिकली फिट नहीं हो, या फिजिकल एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व नहीं हो। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं, तेल चटपटा खाना, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस बीपी को और बढ़ाने में। नेक्स्ट इज यू कैन थिंक ऑफ मेनी अदर डिजीजेज वेयर द इमीडिएट कॉज विल नॉट बी इन्फेक्शियस, यानी कि आप ऐसी बहुत सारी बीमारियों के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पे क्या है, इमीडिएट कॉज क्या, यानी कि उस डिजीज का ट्रिगरिंग फैक्टर जो उसको ट्रिगर कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, वो क्या है, वो इन्फेक्शियस नहीं है, यानी कि वो आपके छूने से या किसी के छूने से आपको नहीं हो रहा है। लेट्स टर्न द पेज नंबर 180। The ways in which diseases spread and the ways in which they can be treated and prevented at the community level would be different for different diseases. अब हमने ये पढ़ लिया कि डिजीजेस कैसे स्प्रेड हो सकती हैं, नहीं हो सकती, ठीक है, और किस तरीके से हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर उनसे बच सकते हैं
कहाँ पे? एक प्रॉपर कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? आप जहाँ रह रहे हो वो जगह और उसके आसपास की जगह पे, ठीक है, ये क्या होंगे? ये हर डिजीजेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होंगे। दिस वुड डिपेंड अ लॉट ऑन वेदर द इमीडिएट कॉज आर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। अब ये ट्रीटमेंट्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि जो डिजीज का इमीडिएट कॉज है वो कोई इन्फेक्शियस एजेंट है या कोई नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स है। नाउ आई होप आपको मज़ा आया इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने में। इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about some question answers also, and we will move further with infectious diseases and peptic ulcers and Nobel Prize. उसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को प्रॉपरली रीड करना, बिकॉज दीज आर वेरी न्यू टू यू बेटा। और आप प्लीज़ यू मेंटेन योर क्वेरी नोटबुक सो दैट यू कम टू स्कूल एंड वी विल डिस्कस इट। अब आपके पास एक प्रोविज़न है बेटा कि आप स्कूल आ सकते हो, तो इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन थ्रू दिस वीडियो कि आप प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहली बार यूट्यूब पे देखेंगे और इसमें अपना नेम, क्लास एंड सेक्शन कमेंट करेंगे। दूसरी चीज़, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वो सब्सक्रिप्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कई बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं कि मैम हमने तो ग्रुप ही नहीं देखा, उसमें इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि एक नई वीडियो अवेलेबल है एंड यू कैन वॉच इट। एंड प्लीज़ बेटा गो थ्रू योर बुक्स, आप रीडिंग करिए, आप क्वेरीज मार्क करिए, और स्कूल में सिर्फ 3 दिन आना है अपने हफ्ते में। सो वो 3 दिन आप आइए और अपनी क्वेरीज क्लियर करिए। सो टिल देन टेक केयर, stay safe, stay protected, and wish you all a very happy Diwali.